अच्छा, कोई बोले कि बताओ मैटर का जो पार्टिकल नेचर होता है ना, उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है या डिफाइन किया जा सकता है? तो बताओ कौन सा है? डिफाइंड बाय मोमेंटम, डिफाइंड बाय मोमेंटम। अच्छा बताओ, वेव नेचर को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है या किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है? बताओ, डिफाइंड बाय वेवलेंथ। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, दो लोग, आपने कभी पढ़ा होगा आइंस्टीन इक्वेशन, E बराबर mc स्क्वायर। तो पहला पॉइंट इसके नीचे लिखो, लिखो बेटा लिखो। बताओ, अच्छा सारे लोग बताओ, मोमेंटम का फार्मूला बताओ क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। लिखो नीचे इसके। बताओ, अच्छा पार्टिकल नेचर किसके द्वारा डिफाइन किया जाएगा? मोमेंटम। मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? P इक्वल टू एम बी। अच्छा, जब तक मोमेंटम बोले तब तक आप लीनियर मोमेंटम समझिएगा। जब तक मोमेंटम बोल के कुछ ना बोले तो कौन सा मोमेंटम समझोगे? लीनियर। यदि एंगुलर मोमेंटम की बात होगी तो वो लिखेगा। क्लियर है? अच्छा अब बताओ, यहां पे ये क्या चीज है? अच्छा ये क्या चीज है और ये क्या है? वेलोसिटी। क्लियर है? तो लिख लो, P क्या है यहां पे? मोमेंटम। लिखो, पढ़ते चलो आगे जल्दी जल्दी। पक्का? अच्छा बताओ, ये देखो ये क्या है? वेव नेचर को किसने डिफाइन किया? बताओ, वेवलेंथ ने। डिफाइंड बाय वेवलेंथ। अच्छा आपने एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ा है? हाँ ये ना? क्लियर है? अच्छा यहां ये क्या है? एनर्जी। ये क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। अच्छा एक बात बताओ बेटा, यहां फ्रीक्वेंसी न्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लेमडा, है ना? तो E बराबर इसको क्या लिख सकते हो बेटा? एच सी बाई लेमडा, है ना? अच्छा इसको लिख लो। अब देखो हमने एच सी बाई लेमडा ही क्यों लिखा? क्योंकि हमको क्या लाना है फार्मूले के अंदर? वेवलेंथ, है ना? नहीं तो हम E बराबर एच न्यू पे भी बात खत्म कर सकते थे, लेकिन पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? लेमडा। क्लियर है? ये लिख लो बेटा, ठीक है? अच्छा अगली बात बताओ, कभी आपने ये पढ़ा है E बराबर एम सी स्क्वायर? पढ़ा है बेटा? ये किसका इक्वेशन है? आइंस्टीन इक्वेशन है ना? इसको लिख लो। अच्छा एक बात बताओ, हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? M इंटू सी इंटू सी। बताओ लिख सकते हैं? अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? M इंटू सी। हमने क्या किया? हमने इस वेलोसिटी को किससे लिख लिया है? C से। स्पीड ऑफ लाइट, है ना? अच्छा हम सेम टर्म को रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? LT की पावर -1, और इसका भी डायमेंशनल फार्मूला क्या है? LT की पावर -1। तो फिजिक्स ये कहती है कि जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम हो, है ना, उन लोगों को एक दूसरे से रिप्लेस कर सकते हो। यहां पे हमने केमिस्ट्री में क्या लगा दिया? फिजिक्स। तुमको वो भी समझना है। क्लियर है? मास्टर साहब यही तो पढ़ाते हैं, यदि डायमेंशनल फार्मूला सेम है इट मींस फार्मूला करेक्ट। आप फिजिक्स में फार्मूले को कैसे चेक करते हो सही है गलत? लेफ्ट और राइट दोनों साइड का डायमेंशनल फार्मूला एक दूसरे के बराबर है तो फार्मूला आपका करेक्ट। क्लियर है? अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखो। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है? बताओ ये क्या लिखा है? ये लिखा है P, तो बराबर फार्मूला नहीं हो सकता? E बराबर P इंटू सी। इस पे भी सवाल आते हैं, इस पे लिख लेना, इस पे भी सवाल आते हैं। हम आपको वही वही फार्मूलों पे लेके चल रहे हैं जहां जहां से आपके सवाल बनते हैं। क्लियर है? अच्छा देखो, जैसे बोर ने चोरी की, ये उनसे कम नहीं था डी ब्रॉगली। इन्होंने अपना दिमाग नहीं लगाया, दिमाग इन्होंने बहुत बढ़िया लगाया। इन्होंने दो लोगों के फार्मूलों को लिया और दोनों को एक दूसरे के बराबर कर दिया, है ना? अच्छा दो फार्मूले कौन से? अच्छा बताओ, E बराबर एच न्यू, ये क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी में नहीं पढ़ा था? E बराबर एच न्यू कहां पढ़ा था? प्लैंक का कौन सा क्वांटाइजेशन थ्योरी पढ़ा था? और ये फार्मूला किसका है बताओ बेटा? आइंस्टीन का। क्लियर है?
इन्होंने क्या किया, इन्होंने E बराबर mc स्क्वायर को बराबर कर दिया किसके, बताओ बेटा, किसके, एच न्यू के। बताओ क्या आप दोनों की एनर्जियों को बराबर नहीं लिख सकते हो, बताओ बेटा, हाँ या ना। ये देखो एक एनर्जी यहां से उठा के लाए और एक एनर्जी यहां से उठा के लाए, है ना। अच्छा ये किसका फार्मूला है, E बराबर mc स्क्वायर, आइंस्टीन का, और E बराबर एच न्यू, ये फार्मूला किसका है, प्लैंक क्वांटाइजेशन थ्योरी में नहीं पढ़े थे। तो बताओ एनर्जी दोनों की आपस में क्या हो गई, बराबर। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ बेटा, बताओ ऐसे लिख सकते हैं m इंटू सी और इंटू सी, बताओ c को हमने 2 बार लिख दिया, बराबर इसको क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लेमडा, c से c कैंसिल। क्लियर हुआ। अच्छा ये क्या बचा, mc बराबर h बाई लेमडा। अच्छा बताओ hc को m और c को क्या बोल सकते हैं, p बराबर क्या हो गया, h बाई लेमडा, लेमडा को यहां ले आओ तो बताओ क्या हो जाएगा, लेमडा बराबर क्या हो जाए, बताओ h बाई p। और बेटा अब इसी का नाम है डी ब्रॉगली वेव लेंथ। देख रहे हो कैसे चोरी की है, समझ रहे हो ना। हाँ लिख लो इसको, यही फार्मूला आप डी ब्रॉगली में पढ़ते हो, लेमडा बराबर क्या होता है, h बाई पी। लिख लो बेटा लिख लो। अच्छा तुम लोगों के पास जो जगह है उसको इस्तेमाल ऐसे करना डबल करके, है ना, फिर ये ना कहना कि जगह कम पड़ गई, मतलब लाइन खींच लेना 20 से, क्योंकि अभी हमको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन सबके विषय में जानकारी देनी है। अच्छा बताओ अब जरा ध्यान से देखो, बताओ हमारे पास फार्मूला क्या बना, लेमडा बराबर h बाई पी। अच्छा क्या इसको लिख नहीं सकते, लेमडा बराबर h अपान mc या mv, लिख सकते हो ना। अच्छा एक बात बताओ, अब बहुत ध्यान से देखना, तो लेमडा बराबर फार्मूला क्या हो गया, h अपान mv, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो। अच्छा एक बात बताओ, यदि पार्टिकल सेम हो, है ना, यदि पार्टिकल सेम हो तो इसका मतलब सारे पार्टिकल का मास सेम होगा, है ना। यदि पार्टिकल सेम हो तो मास क्या होगा, सबका सेम, और ये क्या होता है कांस्टेंट, इसका वैल्यू कितना हो ये, अच्छा इसका नाम क्या है बताओ बेटा, प्लैंक्स कांस्टेंट। अच्छा जिसके नाम के आगे आ जाए कांस्टेंट, इसका मतलब उसकी वैल्यू फिक्स है। अच्छा ये है प्लैंक कांस्टेंट 6.6 इंटू 10 की पावर -34 जूल और इंटू सेकेंड, इसका वैल्यू है। अच्छा ये भी कांस्टेंट और सेम पार्टिकल के लिए ये भी कांस्टेंट, तो इसका मतलब क्या है, देखो बेटा वेलोसिटी और लेमडा में क्या आया है, बताओ बेटा, वेलोसिटी और लेमडा में रिलेशन क्या आया, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल v, हाँ है ना। तो जरा यहां तक लिखो, यहां तक लिखो बेटा लिखो, फिर अब आपको इसी के आगे 3 केस पढ़ा देते हैं। यहां से नहीं लिख सकते हो, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल m, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल v। बताओ दोनों फार्मूले लिख सकते हो कि नहीं, इससे लिख लो दोनों फार्मूले, लिख सकते हो ना। अच्छा h को हमने कंसीडर क्यों नहीं किया, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इससे कोई रिलेशन बनेगा नहीं। क्लियर है। अब नीचे लिखो पहला पॉइंट, इसके नीचे पहला पॉइंट लिखो, लिखो इफ, पहला पॉइंट लिखो इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सेम, लिखो इफ, पहला पॉइंट इफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज सेम देन, और देन के बाद फार्मूला कौन सा लिखोगे बताओ। आप देखो हमने क्या किया, बताओ लेमडा बराबर हमारा फार्मूला क्या बना, h बाई mv। क्लियर है। अब हमने क्या किया, इसको क्या कर दिया, सेम किया कि नहीं किया। अच्छा ये क्या है, कांस्टेंट, तो बताओ रिलेशन हमारा क्या बना, लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल m, हाँ है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ,
जिसका मास ज्यादा होगा उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। क्लियर है? ये रिलेशन बनाओ, फिर इसके नीचे एक सवाल लिखो और ऐसे गोला लगा के लिख लेना कि हमने पहली कंडीशन में हमने v को क्या रखा है, सेम। v को क्या रखा है, सेम। बेटा जिनके पास बुकलेट नहीं है वो लोग अपने कॉपी पे लिखते चले, क्योंकि खाली हेडिंग ही तो है इसमें, बाकी तो सब लिखना ही है। तो ये ना सोचना कि बुकलेट नहीं है तो कहाँ लिखें, सब कॉपी पे अपने लिखते चलो, क्योंकि आगे आले सारे चैप्टर अब कॉपी पे ही लिखने हैं, है कि नहीं? पक्का। अब इसी के नीचे एक क्वेश्चन लिखो, इसी के नीचे एक क्वेश्चन लिखो। हमने कहा है जहां जहां आपको जगह खाली मिले उसको आप दो भागों में डिवाइड कर लिया करो। अभी तो तुम्हारी आदत से वाकिफ नहीं हुए, है ना? हमने क्या कहा, जहां जहां जगह खाली मिले उसे दो बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लो, क्योंकि है ना, हम यही सोच के जगह भी छोड़ते हैं ना। हाँ लिखो, लिखो, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन कॉमा प्रोटॉन कॉमा न्यूट्रॉन कॉमा अल्फा। आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का डी ब्रॉगली वेवलेंथ का डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाना है। ऑप्शन नहीं है यहाँ पे, ऑप्शन नहीं है, इसको आपको बताना है ना? हर चीज में ऑप्शन ना तलाशा करो, पता लगे, है कि नहीं? कभी कभी ऑप्शन के चक्कर में बहुत गड़बड़ हो जाता है। चलेगा। अब एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल, है ना बेटा? अच्छा बताओ, यदि हम कहें मास का ऑर्डर, तो बताओ सबसे हल्का मास इनमें से किसका है? इलेक्ट्रॉन का। और सबसे भारी कौन है? अल्फा पार्टिकल। इसका सबका लिस्ट बनवाए हैं पहले आपके इसी बुकलेट में, है ना? पेज कहां है बताओ, पेज नंबर, वो सब लोग देख के आए वहां, पेज नंबर बताओ बेटा। सबसे और आगे चलो, और पीछे, और पीछे, और हाँ, और शुरुआत में चलो, और पेज नंबर 3 पे देखो, अल्फा और मेसॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबके मास का ऑर्डर मैंने लिखवाया। पेज नंबर 3 में सब लोग देखो, पेज नंबर 3 में चेक करो, लिखवाया है। अच्छा बताओ, बताओ, लाओ इधर दिखाओ, मैं बताओ। अच्छा रुको, हम इसी में दिखा दे रहे हैं, है ना? आओ यहां देखो आके, हाँ ये देखो, ये देखो बेटा, बताओ ये क्या लिखा है? करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मास। अच्छा बताओ, यहां सबसे भारी कौन है? अल्फा पार्टिकल। और उससे हल्का, उससे हल्का, उससे हल्का, सबसे हल्का। अच्छा एक बात बताओ, हम यदि वहां मास का ऑर्डर बनाएं, बताओ बेटा, मास में सबसे ज्यादा भारी मास किसका है? अल्फा का। उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके पास इलेक्ट्रॉन। यही तो ऑर्डर बनेगा। अब आपको वहां वैल्यू नहीं रटनी है, अब आपको ऑर्डर याद करना कि सबसे भारी कौन होता है? अल्फा। ये याद रखो, हर जगह वैल्यू का इस्तेमाल नहीं होगा, वैल्यू का ज्यादा इस्तेमाल इलेक्ट्रॉन का होता है, और जिसको याद रहता है। अच्छा बताओ, मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10 इंटू 10 क्या होता है? इंटू 10 इंटू 10 की पावर -31 क्या? kg। क्लियर है? अब आ जाओ तुम वहीं पे जहां पे तुम थे, पेज नंबर बताओ कहां थे। सवाल ये है, तो बताओ सब मास का यदि ऑर्डर लिखा जाए तो सबसे ज्यादा मास किसका होगा? अल्फा का, फिर किसका? न्यूट्रॉन, फिर किसका? प्रोटॉन, फिर किसका? इलेक्ट्रॉन। अब जिनके पास बुकलेट है देखो, वहां हमने सबके मास भी लिखवाए हैं, पेज नंबर 3 पे सबके अलग अलग मास भी हमने लिखवा रखे हैं, तो आप वहां से इसको याद करें। अच्छा एक बात बताओ, अब हमारा ऑर्डर क्या बनना है? लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल m, है ना? अच्छा एक बात बताओ, जिसका मास ज्यादा होगा क्वेश्चन में, उसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम होगा। ये कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली, है ना? इनवर्सली रिलेशन में क्या होता है? एक बढ़ा तो एक घटा। क्लियर है? अच्छा बताओ, जिसका मास ज्यादा, अल्फा का मास ज्यादा, तो अल्फा का डी ब्रॉगली वेवलेंथ कम, और इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम तो डी ब्रॉगली सबसे ज्यादा। तो बताओ लेमडा का ऑर्डर क्या बनाओगे? इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद अल्फा पार्टिकल।
ये आपके एक ऑप्शन में लिखा हुआ मिलेगा। बना लिया? बना लो बेटा। पेज है ना भी आपके पास? ना हो तो लगा लेना वहां पे, क्योंकि तुम लोगों ने उसको दो भागों में डिवाइड किया नहीं है। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो ऐसा सवाल आएगा, एक टाइप का सवाल खत्म। अब अगला सवाल देखो कैसा बनता है। अपने भी पास जगह कुछ खास नहीं है ना, खैर कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरा भी जुगाड़ है। यहाँ आ जाओ, ठीक है। और तुम लोगों के पास जगह ना हो तो पेज लगा लेना, है ना, क्योंकि तुम लोगों ने डिवाइड किया नहीं होगा। अच्छा देखो, दूसरा पॉइंट देखो। अच्छा, आपने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला ये पढ़ा कि नहीं? कौन सा? ये पढ़ा होगा, है ना। अच्छा बताओ, काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाफ पी, अच्छा हाफ पी जेड स्क्वायर के। अच्छा, और बताओ, अच्छा कोई फार्मूला? हाँ हाँ बताओ। हाफ, अरे हाफ पीवी, इन्होंने पीवी बना दिया। हाफ पीवी यानी पीवी से एम और वी से पी ले आए और इनटू वी, ये भी फार्मूला सही है ना। चलो अच्छा, अच्छा एक बात जरा बताओ, काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमारे पास है हाफ एम बी स्क्वायर, है ना, क्लियर। अच्छा एक बात बताओ, क्या इसको हम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम और इंटू वी और इंटू वी लिख सकते हैं? बताओ, लिख सकते हैं? हाँ या ना? अच्छा, एक फार्मूला तुम लोगों को फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी का लीनियर मोमेंटम के टर्म में पढ़ाया जाता है, एम इंटू वी इंटू आर। तो वो तो कहां हो जाएगा, एम वी और आर, तो ये तो लीनियर से कहां चले गए, एंगुलर में चले गए। पी स्क्वायर अपान 2m, ये फार्मूला आप बहुत पढ़ते हो। ज्यादातर सवाल हाफ एम बी स्क्वायर से नहीं आता है, पी स्क्वायर अपान 2m से आता है ना। ये फिजिक्स में अक्सर आपको पढ़ने को मिलेगा। और ऐसे काम करोगे तो कैसे काम चलेगा भैया, फिर फिजिक्स का काम कैसे बनेगा? ये फार्मूला नहीं पढ़ते हो? लाओ हम बता दें, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी स्क्वायर अपान 2m। फार्मूला नहीं पढ़ा? कितने लोगों ने नहीं पढ़ा? अरे ज्यादातर आज के युग में इसी सवाल आ रहे हैं। हाफ एम बी स्क्वायर तो साइड हो गया, ठीक है, खैर चलो कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, वी स्क्वायर बराबर क्या फार्मूला लिख सकते हो, टू काइनेटिक एनर्जी अपान एम, बताओ, लिख सकते हो? अच्छा एक, अब जरा ध्यान से देखो, v का वैल्यू क्या हो सकता है, अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी बाई m, होगा कि नहीं होगा? अच्छा आप जरा ध्यान से देखो। अच्छा बताओ, हमने फार्मूला क्या पढ़ा डी ब्रोगली का, बताओ बेटा, लेमडा इक्वल टू h बाई पी, है ना। अच्छा, क्या हम इसको नहीं लिख सकते, लेमडा इक्वल टू h अपान एम बी? क्लियर है। अब इस वाली v का वैल्यू इस जगह आप पुट कर दो, क्लियर है। तो फार्मूला देखो, ये वाली वैल्यू कहां ले आओ, यहां पे। तो लेमडा इक्वल टू क्या हो गया, h अपान क्या हो जाएगा, m, और इनटू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी और बाई m। ये इतना रूट में है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स सीखो, क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे अंडर रूट लिखा है 10 की पावर -10, तो रूट के बाहर क्या आता है, पावर कितनी हो जाती है, आधी। तो बाहर क्या लिखोगे, 10 की पावर -5, क्लियर है। वैसे ही रूट के बाहर आधी पावर अंदर आ जाती है, क्लियर है। अच्छा मान लो ये लिखा होता है 10 की पावर 10, तो बाहर क्या लाते, 10 की पावर 5, क्लियर है। थोड़ी सी मैथ सीख लो यहां से, जैसे जैसे हम सिखा रहे हैं, वो मैथ क्या देसी मैथ होती है, ठीक है। तो पावर रूट के बाहर आती है तो कितनी हो जाती है, आधी, क्लियर है। अब यदि इसी वैल्यू को रूट के अंदर ले जाना हो तो हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट इसी वैल्यू को कर दो 2 गुना,
10⁻⁵ को यदि रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगी? पावर 2 गुनी। ये समझ में आ रहा ना? अरे भैया, जब रूट के अंदर से पावर बाहर निकालते हो तो आधी हो जाती है, जब उसी पावर को रूट के अंदर लाओगे तो 2 गुना नहीं हो जाएगी? अरे वही सेम बात तो लिखा रहे हैं बेटा, सेम बात तो लिखा रहे हैं। अब जरा ध्यान दो, अब बहुत ध्यान दो, देखो मैथमेटिक्स समझो यहां पे। अच्छा, H अपान, अब जरा ध्यान से देखो, यहां M रूट के बाहर लिखा है ना, हाँ या ना? यदि इसको रूट के अंदर ले जाएं तो रूट का भी रूट के अंदर ले जाएंगे तो M क्या हो जाएगा? M²। सीख लो मैथ, नहीं फिजिक्स तो छीछा लेदर हो जाएगी। हम आपको बेसिक मैथ सिखा रहे हैं। रूट के बाहर जाओगे तो पावर आधी, और रूट के अंदर जाओगे तो पावर 2 गुना। अब इसको क्या लिख सकते हो? यदि ये इसके अंदर ले आओ तो नहीं लिख सकते हो 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी अपान M, और इंटू ऊपर क्या हो जाएगा? M², है ना? अच्छा, अभी M से M कैंसिल, क्लियर है? तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? H अपान 2 काइनेटिक एनर्जी और इंटू M। ये आप बहुत फार्मूला पढ़ते हो, लिखो, लिख लो इसको, और थोड़ी सी मैथ सीखते चलो। नहीं, अब पता लगे कि मैथे नहीं सीख पाए तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा। तो इस वाले को पावर अंदर आधा बाहर ये वाला करना सीख लो, क्लियर है? जैसे मान लो कहीं लिखा √M², तो इसको क्या लिख सकते हो? M, और इसी M को रूट के अंदर ले चलो तो फिर क्या लिख सकते हो? M²। समझ में आ रहा बात? ये देखो, ये देखो, सेम बात तो है, क्लियर है? थोड़ी सी मैथ सीख लो। चलो अब इस पे आगे सवाल लगवाते हैं। अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो, यहां से लेमडा और काइनेटिक एनर्जी का कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन है। लेमडा और M का कौन सा रिलेशन है? ये भी इनवर्सली रिलेशन है ना? अब नीचे आ जाओ, यहां पे 3 सवाल बनेंगे, 3 सवाल बनेंगे। हमने आपको सबको कैलकुलेटेड वैल्यू दे रखी है, क्लियर है? सबकी कैलकुलेटेड वैल्यू ये देखो। अच्छा, एक बात बताओ, सबके मास, यदि अल्फा बोला तो मास उसका फिक्स है, बीटा बोला तो उसका मास फिक्स है ना? अल्फा पार्टिकल बोला, इलेक्ट्रॉन बोला, प्रोटॉन बोला, न्यूट्रॉन बोला, जिसको भी बोला सबका मास क्या है? फिक्स। पक्का? तो नीचे लिखो, जरा लिखो बेटा। अब हम आपको 3 फार्मूले लिखाने जा रहे हैं, है ना? 3 फार्मूले लिखाने जा रहे हैं और सारे बच्चे इसको लिखें, और हम सबकी आपको कैलकुलेटेड वैल्यू बताने जा रहे हैं, है ना? हम आपको ड्यूटेरियम का बताएंगे, जो जो पूछे जाएंगे, इलेक्ट्रॉन का बताएंगे, प्रोटॉन का बताएंगे, और किसका बताएंगे? अल्फा पार्टिकल का। 3 लोगों की डी ब्रॉगली वेवलेंथ आपसे पूछी जा सकती है, और हमारे यहां नहीं पूछी गई केमिस्ट्री में तो कोई बात नहीं, लेकिन ये फिजिक्स में पूछी जाएगी। कहां पे? मॉडर्न फिजिक्स में। कहां पे? मॉडर्न फिजिक्स में, क्लियर है? तो देखो, अब हमारे पास कौन सा फार्मूला आया? बताओ बेटा, अब अपने पास कौन सा फार्मूला है? ये। अब यहां से हम आपको 4 फार्मूले आपको हम बताने जा रहे हैं। इसको ऐसे लिख लो, इसी के कितने फार्मूले लिखोगे? 4, ऐसे लिख लो, इसी के 4 फार्मूले, इस वाले फार्मूले के, ठीक है? अच्छा, सबसे पहले किसको लिखो? ड्यूटेरियम, फिर लिखो इलेक्ट्रॉन, फिर लिखो प्रोटॉन, फिर लिखो अल्फा पार्टिकल। लिखो ड्यूट्रॉन, लिखो बेटा ड्यूट्रॉन। कोई पूछे ड्यूट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताओ, तो देखो हमने क्या किया, सबको कैलकुलेट कर लिया। ड्यूट्रॉन का मास रख लिया, उसका प्लैंक कांस्टेंट रख लिया, सबको हमने कैलकुलेट करके एक आपको कैलकुलेटेड वैल्यू बताने जा रहे हैं, क्लियर है? तो बताओ, सबसे पहले हम लोग डी ब्रॉगली किसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं? ड्यूट्रॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन, उसके बाद प्रोटॉन, और उसके बाद अल्फा पार्टिकल, क्लियर है? तो बताओ, सबसे पहले डी ब्रॉगली किसका कैलकुलेट करेंगे? ड्यूट्रॉन। अच्छा, ड्यूट्रॉन जानते हो? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, हैवी हाइड्रोजन जानते हो? ये सब पढ़ा चुके हैं इस क्लास में, क्लियर है? तो चलो लिखो, सबसे पहले लिखो
0.202 बाई अंडर रूट वी, और ये आंसर आएगा एंगस्ट्रॉम में। सब हमने कैलकुलेट कर दिया। अच्छा, ये v क्या है? अंडर रूट वी क्या है? वेलोसिटी। ये बात गलत, ये वेलोसिटी नहीं है, इसके नीचे लिखो ये पोटेंशियल है। हर पीली चीज सोना नहीं होती है। अब आपसे किसी ने कहा कि बताओ डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें बताओ किसका, पक्का? तो आप क्या करोगे, उसके पोटेंशियल से उसको डिफरेंस से उसे डिवाइड कर दोगे तो आंसर किस में आ जाएगा? एंगस्ट्रॉम में। क्लियर है? अब उसके बाद किसका लिखने जा रहे हो? इलेक्ट्रॉन का। लिखो 12.27। इसका लेमडा क्या होगा? 12.27 अपान अंडर रूट वी, और आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। यानी हमने सब इलेक्ट्रॉन का मास रख लिया और प्लैंक कांस्टेंट रख लिया, सबको कैलकुलेट कर लिया। आप समझे हमने क्या किया? बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो। इलेक्ट्रॉन का मास यहां रख लिया, पक्का? प्लैंक कांस्टेंट का वैल्यू यहां रख लिया। क्लियर है? अच्छा, आपको नहीं लगता ये फार्मूला किसके बराबर होता है? काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल के फॉर्म में। बताओ, इस बहुत गड़बड़ है, फिर कैसे काम बनेगा? कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल का फार्मूला पढ़े हो? ईवी नॉट पढ़े हो? ईवी नॉट। तो ये v वहीं से आ रहा पोटेंशियल। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? ईवी नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, हम समझ ले तुम लोग होशियार हो तो सब गड़बड़ा दोगे। तुम्हें ये लग रहा होगा कि फार्मूले में तो हमेशा v आया, यहां पोटेंशियल कहां से आ गया? तो हमने काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या बना लिया है? E इंटू वी, वहां से इसका पोटेंशियल लाए हम। क्लियर है? स्टॉपिंग पोटेंशियल बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा, है ना? ये तुमको कहां मालूम होगा? कहां मालूम होगा? मॉडर्न फिजिक्स में। क्लियर है? हाँ, जीनर डायोड कहां लगता है? जेनर डायोड। जेनर डायोड कहां लगता है? जहां पे हम लोग वोल्टेज को स्टेबलाइज करते हैं। जो घर में स्टेबलाइजर होते हैं उसका नाम होता है स्टेबलाइजर, जो पोटेंशियल को क्या करे? वोल्टेज को स्टेबलाइज करे। नाम क्या होता है? स्टेबलाइजर। वहां लगता है जेनर डायोड। वहां क्या लगता है? जेनर डायोड। क्लियर है? आपके पास डायोड और ट्रायोड पढ़े हो ना? जैसे पीएनपी, है ना? एनपीएन, है ना? और पीएन जंक्शन नहीं पढ़े हो? जहां डिप्लेशन लेयर आती है, फिर बायस्ड होती है, रिवर्स बायस, फॉरवर्ड बायस। व्हाट इज बायस? बायस इज द कनेक्शन ऑफ बैटरी। बैटरी के जोड़ने का ही नाम क्या है? बायस। क्लियर है? कहां पढ़ोगे? मॉडर्न फिजिक्स। चलो आगे लिखो। लिखो बेटा, प्रोटॉन का लिखो। लिखो प्रोटॉन का, लिखो 0.286 अपान अंडर रूट वी, और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। इसका लिख लो लेमडा बराबर 0.101 अपान अंडर रूट वी, और ये आ जाएगा एंगस्ट्रॉम में। यदि आपसे कभी भी आज के बाद ये फार्मूले पूछे, सोचो हमने सब कुछ रख के कैलकुलेट कर दिया, सिर्फ पका पकाया आपको फार्मूला हमने दिया, सीधे आप पोटेंशियल से डिवाइड करो, सीधे डी ब्रॉगली आंसर। आंसर किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में। मान लो वहां तुमको मीटर में दे रखा है, आप एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदल लो। देखो, हमने ये फार्मूले हमेशा तुम्हारे कंपटीशन के हिसाब से बनाए हैं, नहीं तो मैं बता देता ये फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन के लिए लगाओ, प्रोटॉन के लिए, अल्फा पार्टिकल चाहे जिसके लिए लगाओ, ये लगाओ। अब तुम क्या कर रहे होते? वहां मास रखो, ये रखो, पूरा कैलकुलेट करो। हमने तुमको टोटल कैलकुलेट करके वैल्यू ही दे दी, आपको सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस से डिवाइड करना, सीधे आंसर। आप समझे? और सारे फार्मूले हमारे जो ये यहां आए हैं वो इसी से आए हैं, और कहीं से नहीं लाए हैं। इसीलिए मैं इस फार्मूले को लिख के इनको 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। लिख लो बेटा। केमिस्ट्री में इनका उपयोग कम है, लेकिन फिजिक्स में ये भर भर के उपयोग है ना? हमने इसलिए इनको बता दिया है कि ये हमारे काम में आए ना आए, लेकिन फिजिक्स में 100% आएंगे। तब उस दिन तुमको पता चलेगा ये फार्मूला तो हमको केमिस्ट्री में बहुत पहले पढ़ा दिया गया था। क्लियर है? हम तुमको कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पढ़ाए हैं, लेकिन हमारे यहाँ डी ब्रॉगली का हमारा खत्म हो गया, डी ब्रॉगली। चलो भैया ये पढ़ो। अच्छा बताओ,
इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 4 टाइम्स, देखो भैया ये सवाल है, लिखा इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज 4 टाइम्स, कितने गुना बढ़ा दी गई? द वेव लेंथ ऑफ डी ब्रॉगली वेव एसोसिएटेड विद इट वुड बिकम, कितनी हो जाएगी? अब आपको तो सबसे पहले रिलेशन मालूम होना चाहिए, है ना? तो सब लोग बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमने आपको अभी पढ़ाया है, बताओ लेमडा बराबर काइनेटिक एनर्जी का हमने फार्मूला आपको क्या पढ़ाया, बताओ बेटा? H अपान अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू एम, पढ़ाया? क्लियर है? अब सब लोग यहां से रिलेशन क्लियर कर लो, अब लगाओ सब लोग। अब देखो क्या है, हमको रिलेशन किस में बताना है? देखो काइनेटिक एनर्जी में और किस में? वेवलेंथ में। तो काइनेटिक एनर्जी और वेवलेंथ में आपको नहीं लग रहा कौन सा रिलेशन है? इनवर्सली रिलेशन। आप बताओ। अच्छा ऑप्शन में लिखाता हूं, देखो कौन सा करेक्ट कर पाता। लिखो ऑप्शन, लिखो इसका पहला लिखो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 लिखो लेमडा 1, नहीं लेमडा 1 नहीं, लिखो लेमडा 2 बराबर लेमडा बाई 2। पहला ऑप्शन क्या है? लेमडा 2 बराबर लेमडा बाई 2, या लेमडा 1 बाई 2 कर लो, क्योंकि 2 यहां लिखा तो 1 यहां लिख लिया, है ना? दोनों में रिलेशन। दूसरा ऑप्शन लिखो लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2 बाई 2, दूसरा ऑप्शन बनाओ। दूसरा ऑप्शन क्या है? लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2 बाई 2। तीसरा ऑप्शन लिखो लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2। तीसरा ऑप्शन लिखो लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2। चौथा ऑप्शन लिखो, लिखो नन, लो नन लिख लो। तो बताओ कौन सा इसमें ऑप्शन करेक्ट है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा? पहला, है ना? देखो बहुत लोगों को पहला जवाब है, इसका मतलब वो सीरियसली समझ रहे हैं फार्मूले को। क्लियर है? अच्छे आपको नहीं समझ में आ रहा, अब बहुत ध्यान से देखो, अब बहुत ध्यान से देखो ये सवाल कैसे लगेगा। देखो लेमडा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? 1 अपान रूट काइनेटिक एनर्जी, यही तो है। क्लियर है? इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं? लेमडा 1 इक्वल टू 1 अपान अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 लिख सकते हैं। अच्छा अब लेमडा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? 1 अपान काइनेटिक एनर्जी 2। ये इक्वेशन हो गई 2। अब आपको लेमडा 1 और लेमडा 2 में रिलेशन बताना है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, लेमडा 1 अपान लेमडा 2 बराबर क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? 1 अपान अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 1, ये हो गया आपका पूरा लेमडा 1। लेमडा 2 क्या है? 1 अपान अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2, ये हो गया आपका पूरा लेमडा 2। हमने आपको 14 और 23 जुगाड़ बताया था। क्या जुगाड़ बताया था? 14, 23। जब ज्यादा बड़ा डिवाइड हो जाए तो हमारा जुगाड़ लगा देना 14, 23। हमने कहा था इसको मानो फर्स्ट टर्म, इसको मान लो सेकेंड टर्म, इसको मान लो फोर्थ टर्म, थर्ड टर्म, और इसको मान लो फोर्थ। जब डिवाइड 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 होता हुआ चला जाए तो आपको सवाल कैसे लगाना है? 14 का मतलब क्या है? 4 को पहुंचा दो 1 के पास, है ना? और 23 का मतलब क्या है? 2 के पास किसको पहुंचा दो? तीसरे को। तो ये क्या जुगाड़ हो गया? 14 अपान 23। अब देखो कैसे लगाएंगे। लेमडा 1 अपान लेमडा 2, ठीक है? अच्छा 1 नंबर पे कौन है? 1 इंटू कौन चला जाएगा यहां पे? अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2 अपान 23 का मतलब क्या है? अंडर रूट, अब देखो क्या है? काइनेटिक एनर्जी 1 और इंटू बताओ कौन चलाएगा? इंटू 1। ये 1 1 कैंसिल हो गया। तो बताओ लेमडा 1 अपान लेमडा 2 फार्मूला क्या बना? अंडर रूट काइनेटिक एनर्जी 2 अपान काइनेटिक एनर्जी 1। दोनों को एक सेम रूट के अंदर कर लो। क्लियर है? हाँ है ना? तो ये देखो फार्मूला बन गया। बना कि नहीं बना? ये तो देखो सब करना आना चाहिए बेटा, और यही नहीं आता है तो फिर जब हमारा, देखो तुमको और एक जुगाड़ बताएं,
बच्चों को समझ में आ जाए तो बच्चा होशियार, और बच्चों को समझ में ना आए तो टीचर बेकार। क्लियर है? लेकिन बेसिक बात ये होती है कि हमें बेसिक पता ही नहीं होता है। हम तो तुमको देखो एक एक करके बात बता रहे हैं कि देखो जब ऐसा आ जाए तो तुमको बेसिक मैथमेटिक्स भी, देहाती मैथमेटिक्स भी सिखाते हैं। ये मैथमेटिक्स क्या है, तो सब जुगाड़ है ना। मैथमेटिक्स कहां कौन आता है ये सीखो। ऐसे जब आ जाए डिवाइड को डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो, फिर डिवाइड करो, तो ऐसे सवाल ऐसे लगते हैं कौन से जुगाड़ से, 14/23। क्लियर है? जैसे मान लो कहीं आ गया 3/2, फिर भाई आ गया 4/3, इसका आंसर तुम्हें लाना है ना, इसका आंसर तुम्हें लाना है। तो हमने जुगाड़ क्या बताया, इसको मान लो ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये इसको मान लो तीसरा है, इसको मान लो चौथा है। चौथा कहां चला जाएगा, पहले के पास, और तीसरा कहां चला जाएगा, दूसरे के पास। 14 क्या लिख दो, 23। अच्छा, ऊपर कौन है, 3, और ये कौन है, 3, अपान ये क्या है, 2, और ये क्या हो जाएगा, 4। ये क्या लिखा, 9/8। ये तुम्हें मैथ सिखा रहे थे। क्लियर है? इसको सीख लो, फिजिक्स में भी काम आएगा। अब देखो आपके पास फार्मूला आ गया बेटा फार्मूला। अच्छा, फार्मूला क्या आया, λ1/λ2 इक्वल टू क्या आया, काइनेटिक एनर्जी 2/काइनेटिक एनर्जी 1। अब देखो मान लो पहले लेमडा क्या था, λ1, और दूसरा क्या हो गया, λ2। लेकिन पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, और दोबारा काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, 4 टाइम्स, है ना। तो ऐसा समझो पहले का इनिशियल लेमडा क्या था, λ1, तब काइनेटिक एनर्जी 1 क्या थी, काइनेटिक एनर्जी, मतलब फिर λ2 जब हुआ तो काइनेटिक एनर्जी 2 क्या हो गई, 4 टाइम्स, यानी 4 काइनेटिक एनर्जी हो गई। हाँ या ना, क्लियर हुआ, पक्का? अब सवाल लगा लो। अब अपने पास फार्मूला ये है, तो देखो λ1/λ2 बराबर, अब बताओ काइनेटिक एनर्जी 2 कहां है, ऊपर, ये कितनी हो गई, 4 काइनेटिक एनर्जी, अपान क्या हो जाए नीचे बेटा, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कट गया, अंडर रूट ऊपर क्या बचा, 4, है ना। कितना आ गया, √4 क्या होता है, 2 ही तो होता है। तो बताओ λ1/λ2 बराबर 2। क्लियर है? अच्छा, तो बताओ हमने आपको किस टर्म में लिखाया। अब देखो λ2 यहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा, λ1/2। ये जवाब कौन सा सही है, पहला। हाँ ये ना, बहुत ज्यादा तो नहीं इधर उधर घूम गए कि पता लिख ही ना पाओ कहां कैसे लिखना है। इसको डेराइव कर लो बेटा, इतना आप लिख लो, इतना लिख लो, और आज के बाद हमारे हिसाब से आप बस ये फार्मूला याद रखना, इससे सवाल बनते हैं। डायरेक्ट याद करो, λ1/λ2 इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी 2/काइनेटिक एनर्जी 1, ये रूट में है। अब मान लो ये डेराइव हम करके लाए ना, डेरिवेशन होता तो आपको ये याद होना चाहिए। मन से पढ़ाई कर लो बेटा, मन से पढ़ाई कर लो, बहुत आसान नहीं है पढ़ाई, बहुत आसान नहीं है, नहीं तो सभी लोग पढ़े लिखे होते, सभी डॉक्टर होते, पेशेंट ढूंढना पड़ता है ना, इतना आसान नहीं है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, है ना। अच्छा, प्रिंसिपल 2 होते हैं, ये क्या लिखा, PRINCIPLE, और एक का स्पेलिंग खत्म होता PAL, वो स्पेलिंग ये होता PRINCIPAL। ये प्रिंसिपल अलग है, ये अलग है। इसका मतलब होता मुख्य और इसका मतलब होता सिद्धांत, है ना। तो इस लिख लो, लिख लो, इतना तो क्लियर तो कर लो आज। ये इस प्रिंसिपल का मतलब होता मुख्य, जैसे सबके स्कूल में क्या होता है, प्रिंसिपल, तो वो क्या है, मुख्य, सबसे प्रमुख मास्टर वही होते हैं, मुख्य मास्टर नहीं, बाकी मास्टर होते हैं लेकिन मुख्य वो हैं। तो वहां शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। और इस प्रिंसिपल का मतलब है सिद्धांत। क्लियर है? तो इनका मतलब लिख लो, कम से कम थोड़ा सा क्लियर आज कर लो, है, यही सीख लो।
केमिस्ट्री नहीं सीखी अंग्रेजी सीख लो। तो देखो ऐसे याद किया करो, जैसे ये देखो प्रिंसी और बाद में क्या लिखा पाल, ऐसे समझो कि पाल जी प्रिंसिपल हैं, तो स्पेलिंग याद हो गया प्रिंसिपल। क्लियर है। और ये प्रिंसिपल क्या है? सिद्धांत। तो अब ये किसका सिद्धांत है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। किसका सिद्धांत? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। अच्छा, अनसर्टेन का मतलब क्या होता? अनिश्चित। सर्टेन का मतलब होता निश्चित, और अनसर्टेन का मतलब क्या होता? अनिश्चित। क्लियर है। तो बताओ इसका नाम क्या हो गया? हाइजेनबर्ग का कौन सा सिद्धांत? अनिश्चितता का सिद्धांत। क्लियर है। तो ये इसका नाम क्या हो गया? हाइजेनबर्ग। अरे इतना हिंदी क्या सीखना, लेकिन हम तुम्हें बता दे रहे हैं नाम क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, जिस समय हम चल रहे हैं, जिस समय हम चल रहे हैं, तो इस समय पे आप एक ही चीज हमारी कैलकुलेट कर सकते हो, या तो स्पीड और या तो हमारी लोकेशन। एक ही समय पे दो चीजें आप कैलकुलेट हमारी नहीं कर सकते हो। क्लियर है। तो वैसे हाइजेनबर्ग ने क्या बताया कि यदि मान लीजिए कोई भी चीज चल रही है, तो उसकी एक समय पे आप या तो पोजीशन बता सकते हो या तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी बता सकते हो, लेकिन एक ही समय पे दोनों चीजें बता नहीं सकते हो। जैसे हम चल रहे हैं, किसी ने कहा 5वें सेकंड पे हमारी स्पीड बताओ, बता ले जाओगे। किसी ने कहा 5वें सेकंड में हमारी पोजीशन बताओ कि हम वहां से यहां तक कितना आ गए, बता ले जाओगे। लेकिन 5वें सेकंड में दोनों चीजें आपसे पूछ ले तो आप बता नहीं पाओगे। क्लियर है। तो इसका नाम क्या है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लियर है। तो जरा लिखो इसमें एक थोड़ी सी बात लिख लो, और इसको बहुत ध्यान से पढ़ना, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना। देखो क्या लिखा है? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये अप्लीकेबल फॉर किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। किसके लिए है? माइक्रोस्कोपिक, मतलब किसी छोटे ऑब्जेक्ट के लिए है। किसके लिए है? छोटे ऑब्जेक्ट के लिए। माइक्रोस्कोपिक ना कि मैक्रोस्कोपिक। क्लियर है। तो पहली बात तो समझ में आ गया ये किसके लिए एप्लीकेबल है। अब जरा इनका डेफिनेशन पढ़ो, पढ़ो सारे बच्चे, पढ़ो। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम साइमल्टेनियसली, का मतलब होता है साथ साथ, है ना। इसका मतलब क्या है कि ये बिल्कुल क्या है? इम्पॉसिबल है बताना कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन या किसी पर्टिकुलर समय पे उस चलती हुई चीज की पोजीशन और स्पीड बताना इम्पॉसिबल। अच्छा हम स्पीड बोल रहे हैं, यहां मोमेंटम लिखा है, बात तो एक ही है। बिना स्पीड के मोमेंटम पॉसिबल है क्या? हाँ है ना, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है? m इंटू वी। तो हम वेलोसिटी बोले सही है, हम मोमेंटम बोले सही है। क्लियर है। तो इसको लिख लो बेटा, और सारे बच्चे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का फार्मूला रटे। यहां पे क्या लिखा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, और यहां पे ये निशान लगाओ। इसका मतलब क्या है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी का वैल्यू बड़ा होगा या बराबर होगा h/4 के। पक्का है? चलेगा। अब यहां पे लिखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, लिखो यही फार्मूले में लिख लो। h तो सबको मालूम है, अपने मन से लिखो, प्लैंक्स कांस्टेंट। लिखो बेटा डेल्टा x क्या है, लिखो डेल्टा x के नीचे लिखो बेटा, एरो लगा के लिखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा x के नीचे लिखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। डेल्टा p क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। क्लियर है। अब पाई तो नहीं बताना पड़ेगा, है ना। चलो अच्छा ठीक। अच्छा एक बात बताओ, क्या हम इस फार्मूले को बेटा ऐसे नहीं लिख सकते हैं? बताओ। हाँ या ना। हमने कुछ नहीं किया, हमने डेल्टा पी को
m इंटू डेल्टा वी लिख लिया, बस इतना चेंज किया। अच्छा, अब हम क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, डेल्टा x इंटू डेल्टा वी बराबर h अपान 4 पाई और ये m यहां ले आओ। क्या ये फार्मूला ऐसे नहीं बन सकता है? बताओ, मान लो कल को हम ये रटा के भेजे, वहां ये आ गया, तो ये भी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का ही फार्मूला है, बस उसने क्या किया, इसको बदल के ऐसे लिख दिया। ये भी लिखो बेटा, पक्का। अब हम तुमको एक वैल्यू रटा देते हैं, क्लियर है? चलो अच्छा, पहले ये दोनों फार्मूले देख लो, देख लो बेटा। अच्छा, एक और मैं बात बता दूं, देखो हम जो पढ़ाते हैं है ना, वो सिर्फ काम का पढ़ाते हैं, फर्जी का हमारे नोट्स में हम लिखाते ही नहीं, क्योंकि हम लिखाएंगे तो तुम बार बार उसको रिवाइज करोगे, तो वो तुम्हारे हम नोट्स तक पहुंचने देते ही नहीं। जिस दिन तुमको ये समझ में आ गया कि ये नहीं पढ़ना, तुम उसी दिन सेलेक्ट हो जाओगे, क्योंकि तुम सब पढ़ते रहते हो। तो सिलेक्शन के लिए ये जरूरी नहीं क्या पढ़ना है, सिलेक्शन के लिए ये जरूरी है क्या नहीं पढ़ना है। समझ में आ रहा? तो नहीं पढ़ने वाली चीजें हम आपको आपके नोट्स तक पहुंचने देते नहीं है। जैसे आप कंफ्यूज ना हो कि ये भी पढ़ना वो भी पढ़ना, अरे ये पढ़ना ही नहीं है, बात खत्म। अच्छा चलो, यदि कोई हमसे कहे, अच्छा ये फार्मूले तब ज्यादा आसान हो जाएंगे है ना, कि h अपान 4 पाई का वैल्यू हम अलग से याद कर लें। देखो, अच्छा बताओ, हम h अपान 4 पाई का वैल्यू हम याद करने जा रहे हैं आज के बाद। अच्छा, h का वैल्यू क्या होता है, 6.6 इंटू 10 की पावर -34 है ना बेटा, 4 तो 4 ही होता, पाई क्या होता 3.14। आप सारे बच्चे इसको कैलकुलेट करके हमें जरा दिखाओ। आज के बाद h अपान 4 पाई का वैल्यू हम लोग रट लेंगे। हाँ, तो इसका आ जाएगा 5.25 इंटू 10 की पावर -35। आज के बाद सारे बच्चे h अपान 4 पाई का वैल्यू याद रखेंगे, 5.25 इंटू 10 की पावर -35। अब देखो आपका कितना कैलकुलेशन छोटा हो गया। अब आपको बार बार h नहीं रखना, बार बार पाई का वैल्यू नहीं रटना है, सीधे h अपान 4 पाई का वैल्यू रट लिए। क्या होता है 5.25, वैसे 5.27 आया होगा, लेकिन हम थोड़ा सा आराम से याद हो जाए इसलिए 5.25 कर लिया, इंटू 10 की पावर -35। अब घर पे इसको कैलकुलेट करते रहना, क्लियर है? अब चलो आगे लिखो। अब स्टार लगा के या नोट करके लिखो बात, सीधे 4 नंबर का सवाल इससे आता है। है ना? अच्छा, नोट करके खास बात लिखनी है, लिखो इफ डेल्टा पी को हम कर दें 0, यदि हम डेल्टा पी को कर दें 0 तो डेल्टा एक्स क्या होगा, और यदि हम डेल्टा एक्स को कर दें 0 तो डेल्टा पी क्या होगा। ये 4 नंबर का सवाल है और आज के बाद डायरेक्ट याद रखना है, क्लियर है? बताओ। बहुत बढ़िया, लाजवाब। अच्छा, आपको हमने कभी ये रटाया है? बताओ, 1 अपान 0 का वैल्यू क्या होता है, इनफाइनाइट, और 1 अपान इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है 0। अब ये हुई तुम्हारी मैथ, ये तुम्हें याद रखना है, क्लियर है? अब जरा ध्यान से देखो, यहां तो हम वैल्यू रखेंगे। अच्छा, आपको हमने पढ़ा नहीं, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी बराबर h अपान 4 पाई, यही तो याद कराया। अब सुनो, अब इसको डेल्टा एक्स और डेल्टा पी में रिलेशन क्या है, ये आपको नहीं लग रहा है, ये रिलेशन है। बताओ, ये सब हमने कांस्टेंट कर दिया, तो ये रिलेशन बना या नहीं? अब देखो हमसे क्या पूछा है कि अब हमने क्या किया, अब जरा ध्यान से देखो, डेल्टा एक्स बराबर क्या है, और डेल्टा पी का वैल्यू पहले में क्या रखे हैं 0, तो 1 अपान 0 का वैल्यू क्या होता है इनफाइनाइट, यानी यहां डेल्टा एक्स का वैल्यू होगा इनफाइनाइट। क्लियर है? क्या आप दूसरी वाली बात अपने मन से समझ नहीं गए हैं?
अब डेल्टा एक्स को यदि हम 0 किए हैं तो डेल्टा पी क्या होगा? इनफाइनाइट। इसी में रख के वो भी देख लो। क्लियर है? अरे भैया ये हमने सिखा दिया, समझ पा रहे हो? थोड़े तो अपने विवेकानंद को थोड़ा बढ़ाओ, है ना? तुमको मैथ भी हम सिखाते चल रहे हैं, ये देखो ऐसे होता है ना? फिजिक्स केमिस्ट्री सही कर लो, नहीं बायोलॉजी में सबके 360 में 360 ही आते हैं आजकल के युग में। तो ये आप 4 नंबर का सवाल एक गोले में बंद कर लो। आज के बाद याद रखना, ये सब लगाना वगाना नहीं, ये सब छोड़ो, ये तो हमने तुम्हें प्रूफ करके बताया है ना? आज के बाद ये याद रखना, एक जीरो तो दूसरा इनफाइनाइट, एक जीरो दूसरा इनफाइनाइट। बताओ इन्हीं का तो जोड़ा है, ये देखो इन्हीं का तो जोड़ा है हाइजेनबर्ग में, है ना? हाइजेनबर्ग की एक क्वांटिटी को आप जीरो किए हो तो दूसरा इनफाइनाइट, एक को जीरो दूसरा इनफाइनाइट, बस डायरेक्ट याद। आज के बाद बार कहां इतना तो जाके बार बार लगाओगे बेटा, फिर पता लगे सब आ गया, सब आ गया, यहां फंस गए। 1/0 का वैल्यू क्या होता है, यहीं फंसे पड़े हैं, यहां समझ रहे हो? वहां एग्जामिनेशन हॉल में फिर ढूंढे गए तो कहां मिले? मेज के नीचे मिले, गिर गए, पता ही नहीं आ रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, तो बेचारे गिर गए। कहां गिर गए? मेज के नीचे पड़े मिले। तो इसलिए मैथ उतनी सीख लो काम भर के। क्लियर है? अब एक आपको हम फार्मूला लिखाते हैं क्वेश्चन लगाने के लिए, डायरेक्ट फार्मूला डायरेक्ट आंसर। ठीक है, लिखो, एक हेडिंग बनाओ, लिखो इफ, लिखो इसको हेडिंग बना लेना, लिखो इफ इन क्वेश्चन, लिखो इफ इन क्वेश्चन परसेंटेज एक्यूरेसी इज गिवन, इफ इन क्वेश्चन परसेंटेज एक्यूरेसी इज गिवन। ठीक है, इफ इन क्वेश्चन परसेंटेज एक्यूरेसी इज गिवन। मान लो आपको परसेंटेज एक्यूरेसी दी गई, तो आप कैसे सवाल को लगाओगे? तो आगे लिखो देन, तब क्या करेंगे? लिखो देन, लिखो देन डेल्टा वी इक्वल टू, नीचे लिखो देन के बाद डैश लगा के छोड़ दो, नीचे लिखो डेल्टा वी इक्वल टू, देन डेल्टा वी इक्वल टू वी गिवन, आपको एक वी क्वेश्चन में दिएगा, इनटू परसेंटेज एक्यूरेसी अपान 100। तो आपका सीधे डेल्टा वी निकल आएगा, और डेल्टा वी निकाल के आप सीधे फार्मूले में रख देना, और इसको लगा लो 4-6 स्टार। ये सबसे सुंदर सवाल बनता है। नॉर्मल सवाल तो आ जाएगा आपको, अब जितना हमने पढ़ाया उतना देख लो, फिर हम सीधे अब क्वेश्चन पे चल रहे हैं। सबसे पहले आपसे पहला सवाल पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सा हाइजेनबर्ग का करेक्ट फार्मूला है। 4 ऑप्शन आपको देगा, है ना? 4 ऑप्शन में देखो गलत क्या करेगा, यहां पे इक्वल कर देगा, फिर यहां ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा। तो कौन सा वाला सही करना है? ग्रेटर देन और इक्वल टू वाला। क्लियर है? यदि ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं दिया है चारों ऑप्शन में, तो आप इक्वल टू वाला सही करोगे। क्लियर है? तो पहला सवाल ऐसे आ जाएगा। एक बार सारे फार्मूले देख लो, और फिर कभी कभी ये डायरेक्ट फार्मूला ना आके ये आ जाता है, तो यहां पे हमने कुछ नहीं किया होता है, सिर्फ हमने लीनियर मोमेंटम का फार्मूला यहां पे रख दिया होता है, तो सीधे हमारा ये वाला जवाब आ जाता है। क्लियर है? अब जरा इसको देख लो, फिर उसके बाद सवालों पे चलते हैं डायरेक्ट। अब आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना है। ठीक है, 2 पॉइंट और लिखवाएंगे सीधे, उसके बाद क्वेश्चन। पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो, पहला पॉइंट लिखो इफ, पहला पॉइंट लिखो बेटा, इफ velocity of particle, if velocity of particle is same पे गोला लगा लो, if velocity of particle same पे गोला लगा लो, इसको हाईलाइट कर लो। if velocity of particle is same, then uncertainty in position, then uncertainty in position, और डैश लगा के छोड़ दो। देखो हमने आपको यही फार्मूला पढ़ाया है, बताओ बेटा क्या पढ़ाया है?
बताओ 4 पाई और m, ये फार्मूला पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अच्छा, हमने डेल्टा v क्यों रख लिया? क्योंकि वेलोसिटी की बात कर रहा है, तो इसीलिए हमने मोमेंटम वाला फार्मूला यहां नहीं रखा, ये रख लिया। अब हमसे क्या कह रहा है कि मान लो यदि पार्टिकल का ये क्या है, वेलोसिटी सेम है ना? अच्छा एक बात बताओ, इतना क्या है? कांस्टेंट है। इतना क्या है? ये क्या है? कांस्टेंट है ना? तो आपको नहीं लग रहा ये क्या है? सेम। सेम वाले को भी हम क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। सेम वाले को भी क्या मान लेते हैं? कांस्टेंट। क्लियर है? तो देखो डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/m नहीं दिख रहा? बताओ, अब ये चेंज हो रहा है और ये चेंज हो रहा है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, तो रिलेशन क्या बचा? डेल्टा एक्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल m, लिख लो। और यही डेल्टा एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। बताओ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में, बताओ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन और मास में कौन सा रिलेशन है? इनवर्स। क्लियर है? अब इसी के नीचे एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। इसी के नीचे, इसी पे एक सवाल आ गया है, इसी पे एक सवाल आया, तो इसी का एक सवाल लिखो। लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन अनसर्टेनिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल। क्लियर है? देखो अब सीधा सवाल तुम लगा ले जाओगे। बताओ अब क्या है? डेल्टा एक्स बरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या है? m। जिसका मास ज्यादा होगा उनका अनसर्टेनिटी इन पोजीशन कम होगा, है ना? तो बताओ मास का रिलेशन क्या है? सबसे बड़ा भारी अल्फा, उसके बाद सबसे हल्का इलेक्ट्रॉन, है ना? तो बताओ डेल्टा एक्स का ऑर्डर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का अनसर्टेनिटी इन पोजीशन सबसे ज्यादा, उसके बाद प्रोटॉन, उसके बाद न्यूट्रॉन, उसके बाद अल्फा पार्टिकल। ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? रिलेशन समझ में आया? हाँ, लिख लो बेटा। डायरेक्ट सवाल मिलेंगे, डायरेक्ट, थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं होगा, डायरेक्ट सवाल। इसीलिए मैं बोलता हूं कि हमारे नोट से सवाल मिलते हैं, क्योंकि हम एनसीईआरटी के लाइन को सवाल बना के लिखा देते हैं नोट्स में, फिर बोलते हैं कि हमारी नोट से आएगा। नोट से क्या? जब हमारी नोट्स में पूरा एनसीईआरटी ही है तो और कहां से आएगा? दूसरा लिखो, ये पहला वाला सवाल ऐसा बनेगा। लिखो इफ, दूसरा पॉइंट लिखो, इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी, यदि डेल्टा एक्स डेल्टा पी के बराबर हो जाए। लिखो इफ डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी और डैश लगा के छोड़ो। आप बताओ क्या होगा? आप देखो दूसरा सवाल हमने क्या आपसे बोला कि डेल्टा एक्स को हम किसके बराबर कर लें? डेल्टा पी के, और आपको फार्मूला मालूम ही है, रख के देखो क्या हाल हो रहा, देखो जरा। अच्छा अपने पास फार्मूला क्या है बताओ बेटा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई, यही तो है फार्मूला। अब हमने क्या कर लिया? डेल्टा एक्स को बराबर कर लिया डेल्टा पी के। दूसरा केस तो यही है ना मेरा? तो बताओ क्या होगा? बताओ भैया। अब आपको वेलोसिटी का रिलेशन बताना है मास के साथ। अच्छा एक बात बताओ, जब डेल्टा एक्स और डेल्टा पी आपस में बराबर हैं तो ये भी किसके बराबर है? डेल्टा पी। ये भी क्या है? डेल्टा पी। तो इसको नहीं लिख सकते डेल्टा पी स्क्वायर? अरे ये समझ में आया कि नहीं? बराबर क्या हो जाएगा? एच अपान 4 पाई, है ना? अच्छा ये क्या हो सकता है बताओ? एम डेल्टा वी होल स्क्वायर नहीं लिख सकते इसको? बराबर एच अपान 4 पाई लिख सकते हो ना? अच्छा इसको और क्या लिख सकते हैं? जरा ध्यान से देखो, इसको नहीं लिख सकते एम स्क्वायर, है ना? फिर क्या लिख सकते हैं? इनटू डेल्टा वी स्क्वायर
बाई एच अपान 4 पाई। क्यों बेटा? अच्छा इसको नहीं लिख सकते डेल्टा वी स्क्वायर बराबर, इसको यहां ले आओ 4 एच अपान 4 पाई और एम स्क्वायर। हाँ या ना बताओ भैया, लिख सकते हैं? आप जरा लिखो यहां तक। अब तुमको रिलेशन आ गया फाइनल, बस लिख लो सब लोग। अच्छा थोड़ा सा मैथ सीख लो तो बड़ा आराम से सब सवाल लग जाते हैं, कुछ कठिन वठिन नहीं है। कठिन बस हम यहाँ डर जाते हैं कि डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा पी हो गया तो क्या हुआ, तूफान आ गया। ये जबकि कोई डरने वाली बात नहीं है। क्लियर है? अब जरा ध्यान से समझो। अच्छा इसका यदि हम स्क्वायर हटा दें दूसरी साइड क्या आ जाता है? रूट। ये मैथमेटिक्स है ना? तो हम इसको नहीं लिख सकते डेल्टा वी बराबर अंडर रूट एच अपान 4 पाई और एम स्क्वायर, लिखेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहां से 2 बाहर आ सकता है और m बाहर आ सकता है। बताओ √4 का वैल्यू क्या होता है? 2, और m का पावर लिखा है m स्क्वायर, तो आधा आ जाएगा बाहर m। क्लियर है? तो क्या हम इसी को नहीं लिख सकते हैं? बताओ डेल्टा v बराबर है ना h अपान, बताओ क्या लिख सकते हैं? h अपान पाई। हाँ या ना? क्योंकि ये इसकी तो पावर और है नहीं, तो h अपान पाई और इनटू 1 अपान 2m नहीं लिख सकते हैं? ये 2 बाहर आ गया, m बाहर आ गया, रूट के बाहर आ गया। मैथ बहुत गड़बड़ है क्या? ये लिख सकते हो कि नहीं? है ना? लिख सकते हो ना? अब इसी को रूट के अंदर ले चलो तो 2 4 बन के अंदर आ जाएगा और m स्क्वायर बन के अंदर आ जाएगा। तो यही तो फार्मूला आ गया, है ना? अच्छा आप बताओ, आपको नहीं लग रहा डेल्टा v और इसको कांस्टेंट कर दो, 2 भी कांस्टेंट हो गया तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपान m नहीं आ गया? बताओ ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? मास। डेल्टा ये क्या है? h अंडर रूट पाई। भाई h और पाई का तो वैल्यू कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट, तो रिलेशन क्या बना? डेल्टा v इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 बाई m। बना कि नहीं बना? क्लियर है? अब तुमसे कोई अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी पूछ ले, क्या पूछ ले? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी आपसे पूछ ले तो जिसका मास कम होगा उसका अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि रिलेशन कैसा है? इनवर्स, है ना? क्लियर है? तो देखो भैया हमको किसके किसके बीच में रिलेशन मालूम हो गया? डेल्टा x और m, डेल्टा v और m। देखो ऊपर वाला सवाल और नीचे वाला सवाल बन गया दोनों। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ो, एक क्लास का काम बचा है, बस बात खत्म, चैप्टर तुम्हारा क्लियर है। अब देखो अगला क्वेश्चन पढ़ो बेटा, क्या लिखा है? क्वेश्चन पढ़ो बेटा, पेज नंबर 26, क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ो। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद वेलोसिटी 3 into 10 की पावर 4। ठीक है, और वो बेटा सेंटीमीटर लिखा है, सीएम कर लो उसको, ईएम लिख दिया, हाँ सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और वो जहां एक्यूरेट लिखा उसको हाँ लिखो, ठीक लिखा, एक्यूरेट अप टू 0.001% विल बी। आपसे क्या पूछा गया है बताओ बेटा? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन पूछा गया है। सवाल देखो जरा, ये देखो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, इसका मतलब डेल्टा एक्स पूछ रहा है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है? डेल्टा एक्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसकी वेलोसिटी क्या है? इतने सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना बेटा? और उस एक्यूरेट कितना है? ये आपको क्या दिया गया है? परसेंटेज एक्यूरेसी। अभी आज ही आपको फार्मूला पढ़ाया है, परसेंटेज एक्यूरेसी। और डेल्टा एच का वैल्यू आपको दिया गया है किसमें? आप जरा ध्यान से देखो, 6.6 into 10 की पावर -27 अर्ग सेकेंड। बताओ यदि यहां जूल सेकेंड देता तो ये एमकेएस में था, और अर्ग सेकेंड दिया है, इसका मतलब ये सीजीएस में है। ये किसमें है? सीजीएस में। देखो ये भी सीजीएस,
ये भी सीजीएस, तो आपको यूनिट बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्लियर है ना? क्लियर है? लगाओ अब सवाल। अच्छा, फार्मूला कौन सा बनेगा? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच अपान 4 पाई। क्लियर है? अच्छा, अगला हम फार्मूला क्या पढ़ें? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इक्वल टू एच अपान 4 पाई और एम। बताओ, ये वाला फार्मूला तो लगेगा नहीं, क्योंकि हमें दे क्या रखा है? वेलोसिटी। पूछा क्या है? ये हमसे पूछा गया है, ये हमको दिया है। अब हमने आपको जब पढ़ाया है, जब परसेंटेज एक्यूरेसी दे दे सवाल में, तो डेल्टा वी कैसे निकाला करोगे? बताओ बेटा। वी गिवन, जो सवाल में आपको दिया हो वो, और इनटू परसेंटेज एक्यूरेसी पढ़ाया है, और डिवाइडेड बाय 100। ये कर लो, डेल्टा वी निकला है, डेल्टा वी यहां उठा के रख दो, और h अपान 4 पाई का वैल्यू हमने आपको रटा रखा है ना? चलो, लेकिन अब आपको h का वैल्यू ये वाला रखना है। देखो बेटा, h अपान 4 पाई हमें जरा बताना। h का वैल्यू है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, ये दे रखा है ना बेटा? ये दे रखा है, और 4 और इंटू 3.14। अच्छा, इतने का कैलकुलेशन हमें जरा बताओ क्या होगा? कैलकुलेट करके बताओ, बताओ जरा, इतने का कैलकुलेशन बताओ, फिर हम पावर उसी हिसाब से एडजस्ट कर लें। या सीधे रख लो अपने फार्मूले में, यहीं रख के निकाल लो, या आप रख लो वहां तो वैल्यू डायरेक्ट यहां रख दो। सवाल समझ में आया बेटा? सबको समझ में सवाल आया? चलो सवाल निकालो। अच्छा, इसको बताओ, इसका वैल्यू बता दो हमें, तो हम इसका सीधे इसका वैल्यू रख लें यहां। पिछली बार भी नहीं बता पा रहे थे। 5 हाँ, इतना आ गया 5.25, यही तो आया पक्का। तो ऊपर बचा क्या है? 10 की पावर माइनस 27, यही तो बचा है। इतने का करेक्ट बताए हो? गड़बड़ ना करना, तुम्हारे भरोसे पे हम रख दें। क्लियर है? अब h अपान 4 पाई का वैल्यू यहां चिपका लो, 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 27, और m का अब देखो, अब क्या लिखा है? कौन मूव कर रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस, हाँ 31, तो केजी में हो गया, ग्राम में रखो तो क्या हो जाएगा? 28 ग्राम, क्योंकि सारी यूनिट आप किस में रख रहे हो? सीजीएस में, तो ग्राम रखोगे ना, है ना? अच्छा, सीजीएस का मतलब समझते हो ना? हाँ, लेंथ को किस में नापो? सेंटीमीटर में। मास को किस में नापो? ग्राम में। और टाइम को किस में? सेकंड में। ठीक है? और एमकेएस का मतलब क्या होता है? लेंथ को किस में नापो? मीटर में। वजन को किलोग्राम। अब यहां वजन फिजिक्स में तो अलग चीज होता है, वजन का मतलब होता है एमजी, है ना? और मास यहां बोलना चाहिए क्या? मास। मास को नापो किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड। तो एमकेएस हो चाहे सीजीएस, टाइम को दोनों में नापा जाता है सेकंड में। क्लियर है? तो हमने सारी वैल्यू किस में रखी है बेटा? सीजीएस में। क्लियर है? आंसर बताओ। आंसर हमारे पास है, गलत वलत ना बताना। 1.8। 110 को 28 से भाग करो, 110 को लिखो 110 डिवाइडेड बाय 28, देखो कितना रहा? कितना? 3.92। जो भी आंसर आए, अब मालूम नहीं क्या कैलकुलेशन आए है? यही आ रहा है आंसर। कितना आ रहा है? अलग आ रहा है, अलग निकालो, अलग निकालो, जो आए वही निकालो, हमारे बताने से नहीं है। हो सकता है आइडिया गड़बड़ हो। फिजिक्स और केमिस्ट्री में मास्टर को इसीलिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, वो बेचारा मैथो सिखाए। बायोलॉजी बढ़िया रहता है, डायग्राम बनवाओ, कह दो ये इसके फ्लैजिला हैं, नहीं समझ रहे हो? नो कैलकुलेशन, नहीं ये पत्ती है, नहीं समझ रहे हो? ये लहरा रही है, तो वहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन करना पड़ेगा बेटा। जाइलम से जल जाए, फ्लोएम से फूट जाए, नहीं
तो उधर सब ठीक है, लेकिन इधर थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी। ये तो सोचो कि हमने सबका जुगाड़ बना रखा है कि जब डेल्टा एक्स निकालना हो परसेंटेज एक्यूरेसी दिया तो ये धड़ाम से फार्मूला लगाओ, सीधे सवाल का जवाब 3.9। सबका देखो, सब लोग कैलकुलेट करो, अपना अपना कैलकुलेशन सब लोग बताओ हमको बेटा, अपना अपना कैलकुलेशन। कितना इनका 1.9 आया है, सब लोग अपना अपना कैलकुलेशन बताओ। अब देखो हमारे पास हमको क्या निकालना है, डेल्टा एक्स निकालना है। ये देखो डेल्टा एक्स निकालना है, एक्स डेल्टा एक्स। अब देखो क्या लिखेंगे, h/4 पाई इंटू एम और इंटू डेल्टा वी। अच्छा बताओ इतने का वैल्यू कितना आया, कितना आया बताओ। आपको वेलोसिटी गिवन कितनी है बताओ बेटा, कितनी गिवन है, 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4। और परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी है 0.001। तो क्या लिख लें, 1 इंटू 10 की पावर -3 ना लिख दें, लिख दें परसेंटेज एक्यूरेसी अपान 100। 2 जीरो इससे उड़ गए, चले गए। तो ये क्या बचा बताओ बेटा, 2 की पावर 2 बचा है ना, 10 की पावर 2, और ये 3 को इससे मल्टीप्लाई करो 3, और 10 की पावर ये हो जाएगा -1। तो ये लिखोगे 0.3, 0.3। क्लियर है, कैलकुलेशन समझ में आ गया, आया करेक्ट, सबका आया ही 0.3। कोई जिसका ना आया हो, विवेक आया, बुकलेट तुम्हारे पास नहीं क्या, भूल गए, अच्छा। अब देखो इसका वैल्यू हमको मालूम पड़ गया बेटा, है ना। अब चलो अब हम लोग आगे, अब देखो इसका वैल्यू हमें मालूम पड़ गया, डेल्टा एक्स बराबर, अच्छा h/4 पाई का वैल्यू हम पहले यहां से याद कर लिए, 6.6 इंटू 10 की पावर -27 है ना बेटा। नहीं नहीं नहीं, इस पूरे का वैल्यू कितना था 5.25, 5.25 इंटू 10 की पावर -27 है ना बेटा। और अपान बताओ इसका मास कितना है 9.1 इंटू 10 की पावर -28 और इंटू 0.3। बस यही कैलकुलेट कर दो, आंसर है 1.9। सबका आ रहा, बस बात खत्म, बात खत्म। कैलकुलेट कर लो, जो आए वही आएगा। अरे कैलकुलेशन हम थोड़ा ना बदल सकते, जो इसका कैलकुलेशन आएगा वही आंसर आएगा। हमारे बोलने से कुछ नहीं, हम बोले 5 आएगा, कहां से आएगा, जो इसका कैलकुलेशन होगा वही आएगा, हमारे कहने से कुछ नहीं, जो कैलकुलेशन बोल रहा वही आएगा। बच्चों का आ रहा 1.9 है ना बेटा, बस वही सही। अच्छा देखो हमने नॉर्मल वाले सवाल नहीं लगवाए, हम डायरेक्ट परसेंटेज एक्यूरेसी वाले सवाल लगवाए। नॉर्मल सवाल होता तो हम परसेंटेज एक्यूरेसी उसमें नहीं दिया होगा, तो आपका देखो सीधा सवाल लगेगा। ये नॉर्मल सवाल है, हमने सीधा आपको परसेंटेज एक्यूरेसी जो कठिन वाला सवाल वो लगवाया है ना। नॉर्मल तो आप लगा ही लोगे, वहां परसेंटेज एक्यूरेसी वाला चक्कर नहीं होगा, तो सीधे आपको डेल्टा एक्स का वैल्यू डेल्टा वी का वैल्यू वहां गिवन होगा, सीधे रखोगे आंसर। क्लियर है, ये थोड़ा टफ पड़ता है, इसमें एक स्टेप बढ़ जाता है, बिकॉज परसेंटेज एक्यूरेसी निकालने के लिए डेल्टा वी हमारा बदल जाता है। क्लियर है, तो ये सवाल थोड़ा सा टफ होता है, हल्का सा। क्लियर है, पक्का आगे बढ़ा जाए। पहले इस सवाल को आप एक बार देख लो कायदे से, फिर सवाल देख लो, कोई चीज ना समझ में आई हो तो हमसे पूछो, अभी पूछो। चलो भैया ये सवाल देखो, फिर हमने परसेंटेज एक्यूरेसी वाला सवाल डाला, अब इसको लगाओ 1.9 इंटू 10 की पावर -3। ठीक, इनका जवाब आया है 1.9 इंटू 10 की पावर -3, इनका आया है। सब लोग अपने अपने कैलकुलेशन करें। सवाल देखो आसान है, बस आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है, यही आया। ठीक कैलकुलेशन बढ़िया हो फिर क्या पूछना, वो ग्राम में था। हाँ तो 31 रखो, -31 कैलकुलेट करो बेटा, -3। तो कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ होगा, कहीं कैलकुलेशन गड़बड़ है। सवाल देखो, अच्छा सवाल पढ़ो, लिखा है इन एन एटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद स्पीड कितना है
600 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये हमको एमकेएस में दिया है, मीटर पर सेकेंड, विद एन एक्यूरेसी, जिसकी एक्यूरेसी इतनी है ना बेटा, 0.005%, अनसर्टेनिटी with which the position of electron can be located is। हमसे डेल्टा क्या पूछा है, डेल्टा एक्स, पोजीशन क्या है, डेल्टा एक्स हमसे पूछा है। अब देखो हमको परसेंटेज एक्यूरेसी गिवन है, फार्मूला हम कौन लगाए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी बराबर H/4 और इंटू एम। क्लियर है। अब ये हमसे पूछा है, अब ये डेल्टा वी कैसे निकलेगा बताओ बेटा, पर क्या है, वी गिवन है ना बेटा, वी गिवन जो क्वेश्चन में गिवन हो, इनटू परसेंटेज एक्यूरेसी डिवाइडेड बाय 100। यदि हम ये जुगाड़ आपको नहीं बताते तो आपके कोई भी सवाल बड़ी मुश्किल से लगते और बड़े लंबे हो जाते सवाल। क्लियर है। अच्छा, अब एमकेएस में है तो इसका वैल्यू हम पहले से रट लिए हैं, H/4 5.25 इंटू 10⁻⁻35 पहले से रट लिया है ना। अच्छा, अब सब एमकेएस में है तो इलेक्ट्रॉन का वैल्यू कितना है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। चलो डेल्टा वी निकाल देता हूं, वी गिवन कितना है 600, परसेंटेज एक्यूरेसी कितनी है 5 इंटू 10⁻³ ये देखो 2 जीरो कट गए है ना। ये देखो 5 का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 30 इंटू 10⁻³ या सीधे ले आप लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻²। ये वैल्यू आपका डेल्टा वी का आ गया। क्लियर है। अब देखो डेल्टा एक्स बराबर आपका फार्मूला क्या हो जाएगा, H/4 और इंटू डेल्टा वी और एम। इसका वैल्यू आप याद कर बैठे हो, 5.25 इंटू 10⁻35 है ना। अच्छा बताओ, और डिवाइड किससे कर दोगे बेटा, नीचे कौन है, नीचे कौन है बेटा, डेल्टा वी का वैल्यू 3 इंटू 10⁻² इंटू मास है 9.1 इंटू 10⁻31। अब आप आंसर बताओ, सारे बच्चे कैलकुलेट करके बताएं। पावर क्या पता चल रहा है। अच्छा एक बात बताओ, बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें पावर का हम लफड़ा सॉल्व करा दे रहे हैं। -2 -31 कितना हुआ, -33 है ना। तो आप इसको लिख सकते हो 5.25 इंटू 10⁻35। क्यों बेटा, अब ये सारी पावरें ऊपर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, अब हम नहीं लिख रहे हैं इंटू 10⁻33, अब ऊपर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में। क्लियर है। अपान नीचे क्या बचा, 3 इंटू 9.1। अब देखो पावरें आपस में क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। अच्छा -35 में -33 जोड़ो तो बचा कितना, 5.25 इंटू 10⁻, बताओ माइनस का कितना हुआ, माइनस कितना हुआ 2, और अपान क्या है 3 इंटू 9.1। अब भैया इतने का आंसर बता दो, पावर अपने आप सीधी हो जाएगी। इतने का वैल्यू बताओ, सब लोग इतने का वैल्यू बताओ डायरेक्ट, पावर अपने आप क्लियर। कितना आया, यही वाला, हाँ ठीक है। देखो पावर में लफड़ा हो रहा था, पावर लफड़ा खत्म। अच्छा मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती हैं। अब देखो हमने क्या किया, दोनों के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है ना, तो पावर आपस में जुड़ जाएंगे है ना। अब -3 और माइनस ये प्लस का 33 जब जोड़ोगे तो माइनस का कितना आएगा 2। क्लियर है। अच्छा इसका वैल्यू जरा बताओ, इतना जितना हमने ये गोला लगाया है इसका वैल्यू बताओ, 1.9 1.9 नहीं आएगा है ना, 0.19 आएगा। इसका वैल्यू बताओ, इसका इतने का वैल्यू बताओ, इतने का सिर्फ 0.19। वेरी गुड, 0.19 ये आया। 0.19 इंटू 10⁻² तो 1.9 इंटू 10⁻³ नहीं लिख सकते हो। एक दिन हमने पावर खिसकाना भी तुम्हें सिखाए थे, आगे और पीछे वाला चक्कर, लेफ्ट और राइट।
हमको मालूम है कि पावर खिसकाने में पता लगे लास्ट में गड़बड़ हो जाए, और वो आंसर दिया हो वहां पे 1.9 इंटू 10 की पावर माइनस 1 2 3 सब दिया हो, तुम तो चिपका के चले आए 1 वाला, है ना? ये आंसर आएगा। अच्छा, जिन लोगों को जोड़ घटाना ना तो हमसे सीख लेंगे बेटा, हम वो भी सिखा देंगे, शर्माना नहीं। कभी कभी हम शर्माने के चक्कर में अपनी अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते, पूछा करो। जोड़ घटाना नहीं आता कोई बात नहीं, है ना? हाँ, जो 11 जो 1 से लेके क्लास 12 तक नहीं सीख पाए, हमसे सीख लो सिखा देंगे हम। लेकिन अपनी कमी बताते रहो। तुम अपनी कमी बताओगे तो हमारी नजरों में तुम्हारी कभी बेइज्जती नहीं होगी। हमारे लिए हर बच्चा एक डॉक्टर ही है, इंजीनियर है, समझ में आया बात? सब इज्जतदार लोग हैं। लेकिन अपनी कमी हमसे छिपाओ ना, बता दो। अब पता लगे ये सब हम करवा रहे हैं और पता लगे वहां सर दर्द हो रहा, समझ रहे हो ना? तो गलती फिर हमारी कहां से भैया? हम तो यहां तक सिखाने के तैयार, जोड़ घटाना गुणा भाग भी सिखा देंगे, लेकिन बोलो तब ना। हम जानते हैं इसका कैलकुलेशन तुम वहां करोगे तो टाइम खराब करोगे, तो हमने कैलकुलेशन का वैल्यू ही रटा दिया एक जगह कैलकुलेट करा के। और सोचो एच भी रखो, पाई भी रखो हर फार्मूले में, तो सवाल तो छोड़ो एक साइड, ये जोड़ घटाना गुणा भाग ही तुम्हारे लिए एक सवाल हो गया। ये सवाल बढ़िया आ गया, क्लियर? अब अगला सवाल पढ़ो, अगला सवाल पढ़ो। है? नीचे वाले में? अच्छा, इसमें इसको आप मीटर बदल लेना, तो वही वाली एच की वैल्यू रखो 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34। इसको मीटर बदल लो, काहे बार बार गड़बड़ करोगे? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है बताओ बेटा? 10 की पावर माइनस 9 मीटर। तो मीटर बदल लो, आंसर सबको बताना है। देखो फार्मूला अपने पास क्या है? अच्छा देखो, डी ब्रॉगली वेवलेंथ, यही तो हमने पढ़ा है, एच लेमडा बराबर एच अपान पी, यही तो पढ़ा है। हमसे मास पूछा है, मास यहां कहां है बताओ? लेमडा बराबर एच अपान एम वी, ये देखो आ गया मास। अच्छा, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये वी क्या है, वी कहां से लाए हैं? तो वी ही सी है, वी ही क्या है? ये v क्या है? यही है c, और c का वैल्यू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। देखो ऐसे लगता है सवाल, है ना? हमने आपको v पहले c में कन्वर्ट करके ही तो फार्मूले बनाए थे ऊपर वाले। हाँ, तो देखो भैया, हमसे क्या पूछा है? मास, क्लियर है? हैविंग वेवलेंथ इतना, मास पूछा, इसको यहां ले आओ, ठीक है? इसको यहां ले आओ, तो m बराबर क्या हो जाएगा? h अपान लेमडा और इंटू सी, यही तो फार्मूला बना। अब हम इसका वैल्यू क्या रखेंगे? 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपान लेमडा, लेमडा का वैल्यू कितना है बताओ? लेमडा मीटर में रख लिया, 10 की पावर माइनस 9, और इंटू सी कितना है? 3 इंटू 10 की पावर 8। अब आंसर बताओ, 1.1 इंटू कितना आया? 2.2 10 की पावर माइनस 33। सब लोग देखो, सबका सही है नहीं? सब लोग आंसर बताओ, सबका सही होगा तभी सही है, अन्यथा इसे नहीं सही है। सही है, आंसर हमारे पास है 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 33। बेटा आया कैलकुलेशन? आया? करके देखो। अब एक बार पूरा हाइजेनबर्ग देख लो। अच्छा, आज तक जितना चैप्टर पढ़े हो ये एक साइड, अगली क्लास उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी पीछे की सब, ये सब एक साइड, और अगली क्लास सिंगल एक क्लास एक साइड। इस बार भी सवाल जो अगली क्लास है उसी से आया था, इस साल भी। इस साल का ये सवाल है, ये वाला सवाल, ये देखो,
ये सवाल क्वेश्चन नंबर मैं बता दे रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 देखो, यही सवाल आया था 2024 में, देख लो, उसके आगे लिख लो, ये कहां का सवाल है, 2024 का 41 नंबर सवाल। ये अगली क्लास में मिलेगा, क्लियर है, अगली क्लास में। तो अगली सिंगल क्लास उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी की बाकी अब तक हो गई एटॉमिक स्ट्रक्चर की, क्लियर है, उतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगले में क्या है, क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर से सवाल मैक्सिमम बनते हैं। वहीं पे आपको हुंड मिलेंगे, वहीं पे पाउली, और वहां पे और कौन मिलेगा, आप बाऊ। आप बाऊ कोई इंसान नहीं है, आप बाऊ प्रिंसिपल है। आप बाऊ का मतलब होता है बिल्डिंग अप, ये एक आप बाऊ जर्मन वर्ड है। अच्छा, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता आप बाऊ का नियम, ऐसा लग रहा आप बाऊ कोई इंसान है। आप बाऊ नाम का कोई साइंटिस्ट नहीं है। आप बाऊ एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है बिल्डिंग अप या बिल्डअप, और बिल्डिंग अप का मतलब क्या होता है, निर्माण करना, क्लियर है। तो अगली क्लास, एक लास्ट क्लास एटॉमिक स्ट्रक्चर की बच्ची है ना, वो सवाल करवा देंगे, और वो क्लास करवाने के बाद सवाल करवा देंगे, ठीक है, और उसके बाद अगले चैप्टर की शुरुआत कर देंगे।